नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युवा भारत की तरफ उम्मीद और विश्वास से देख रहा है पूरा विश्व। जयंती पर स्वामी विवेकानंद को किया याद। उत्तराखंड में नेहरू युवा केंद्र ने मनाया युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद के विचारों को जीवन में उतारने का लिया संकल्प। गढ़वाल कुमाऊं से स्वामी जी का रहा गहरा जुड़ाव। कोविड के मद्देनजर इस बार उत्तराखंड में कर्मचारियों को छोटे समूहों में दिया जाएगा चुनावी प्रशिक्षण। निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप पर आम लोग भी कर सकेंगे आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश का पुलिस प्रशासन भी जुटा रणनीति बनाने के लिए डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों के साथ की सुरक्षा तैयारियों पर बैठक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर देशवासियों को युवा दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भी नमन किया। प्रधानमंत्री ने स्वामी जी की जयंती को आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़ते हुए इस वर्ष को महत्वपूर्ण बताया। गौरतलब है कि वर्ष 1984 से स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत मां की महान संतान स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारत की ओर बड़ी उम्मीद और विश्वास से देख रहा है क्योंकि उसके लोग और विचार युवा हैं। उन्होंने कहा कि भारत की क्षमता और सपने भी युवा हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के पास प्रौद्योगिकी का आकर्षण है तो वे लोकतंत्र के प्रति सजग भी हैं। युवा स्वयं को नई चुनौतियों, नई मांगों के अनुसार तैयार कर सकता है और नए समाज का सृजन कर सकता है। आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया। भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारत तो वो है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। हमारे हजारों साल पुराने वेदों ने कहा है, अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वम जगत अभिपित्वे मनीषा। यानी ये युवा ही है जो विश्व में सुख से सुरक्षा तक का संचार करते हैं। युवा ही हमारे भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सुख और सुरक्षा के रास्ते अवश्य बनाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस आज पूरे उत्तराखंड में भी उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत विभिन्न स्थानों पर केंद्र से जुड़े युवाओं ने टीवी स्क्रीन और मोबाइल पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। साथ ही स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का भी संकल्प लिया। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में
माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आज 25वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया गया। नेहरू युवा केंद्र से जुड़े स्वयंसेवक युवा मंडल सदस्यों द्वारा पूरे भारतवर्ष में व साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र न केवल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, बल्कि पूरे सप्ताह स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों में चलने के लिए अलग अलग गतिविधियां आयोजित करते हैं। साथ ही साथ नेहरू युवा केंद्र मतदाता जागरूकता अभियान में बहुत जोर जोर से जुड़े हुए हैं और मतदाता को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर युवाओं द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र अलग अलग विभागों में, अलग अलग गांवों में, ब्लॉकों में, जिलों में जाकर आयोजित करेंगे। आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विवेकानंद जी की जयंती के उनके विचारों पे, उनके संघर्षों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम सभी युवाओं को शुभकामनाएं देते हैं। आज 12 जनवरी और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हैं। आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं, उनके विचारों पर चलने के लिए सभी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मेरे सपनों का भारत 2047 एवं अनसंग हीरोज पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। उत्तराखंड के साथ स्वामी जी का गहरा संबंध रहा है। उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में कई यात्राएं की। देहरादून, अल्मोड़ा, लोहाघाट, टिहरी, श्रीनगर समेत अनेक स्थानों पर उनका समय व्यतीत किया। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र से उनका खास जुड़ाव रहा। यहां उनकी प्रेरणा से अद्वैत आश्रम का निर्माण किया गया। स्वामी विवेकानंद अद्वैत आश्रम और स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में आज स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों और विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर प्रदेश स्तरीय युवा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा का कहना है कि स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड में जन स्थानों पर आए, वहां पर्यटन और ध्यान केंद्र स्थापित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी 1888 में और 1890 में उत्तराखंड की यात्रा में एक परिवारजक के रूप में आए और उन्होंने उस दौरान हरिद्वार और ऋषिकेश तक भ्रमण किया और 1890 के दौरान वो अल्मोड़ा और उसके बाद श्रीनगर की तरफ और देहरादून की तरफ आए। लेकिन जब 1897 में उनकी तीसरी यात्रा रही, 1898 में और 1901 में, वो यात्रा उनकी एक राजा के रूप में रही। राजा इस संदर्भ में एक विद्वान के रूप में पूरे विश्व में सनातनी धर्म का उन्हें जब प्रसार किया और भारतीय जो क्रांतिकारी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जगाने का काम किया। विशेष रूप से आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का जो उत्तराखंड में विशेष रूप से अनेक स्थानों पर उनका रहा है, जो आज के समय में जो है पर्यटन के रूप में विकसित किया। मैं स्वयं जो है अद्वैत आश्रम जो लोहाघाट में है और ये जब स्वामी विवेकानंद जी यूरोप में अल्प्स की पहाड़ों में घूम रहे थे तभी उन्होंने अद्वैत आश्रम की कल्पना की थी, जो साक्षात आज हमें देखने को मिलता है। प्रदेश में चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है, वहीं राज्य निर्वाचन कार्यालय भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह जुट गया है। इस बार कोविड को देखते हुए मतदान और मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण भी छोटे समूहों में दिया जाएगा। ये जानकारी प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने दूरदर्शन समाचार को दी। उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारा चुनाव के लिए पूरा तैयारी है। अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस के बाद जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स है वो सब एक्टिवेट हो चुके हैं। सी विजिल का हमने बहुत प्रचार किया है और जो भी आचार संहिता का जो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो एक्ट के अनुसार जो हमें अनुपालन 24 आवर्स में, 48 आवर्स में और 72 आवर्स में करना है, उसको हम करवा रहे हैं और उसका भी रिपोर्ट्स हमें लगातार आ रहे हैं। और हमारा जो
एनफोर्समेंट एजेंसीज है, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट का और पुलिस का और बाकी एनफोर्समेंट एजेंसीज का जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है वो भी अपना काम अपने स्तर से कर रहे हैं। हमारा जो ट्रेनिंग्स है जो सेक्टर ऑफिसर्स का, AROs का, ROs का, वो कंप्लीटेड है। हमारा EVM सब और वीवीपैट तैयार है। हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी वीवीपैट का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स PO1, PO2, PO3 का ट्रेनिंग्स अभी हम करवा रहे हैं। इसको 3 स्टेजेस में करेंगे, फर्स्ट ट्रेनिंग, सेकेंड ट्रेनिंग और थर्ड, क्योंकि कोविड को मद्देनजर रखते हुए उसमें छोटा बैचेस में करेंगे और स्ट्रैगर्ड वे में करेंगे, ताकि कहीं पे भी कोविड का कम फैले। और हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार जो भी प्राविधानों को फॉलो करना है, जो कमीशन द्वारा हमें निर्गत किए गए हैं, वो सब रूल्स को अनुपालन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को बता दिए गए हैं। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और जो हमारा कोविड गाइडलाइंस कमीशन द्वारा दिया गया है उसको कड़ाई से अनुपालन करने के लिए DMs को दिए गए हैं। और पॉलिटिकल पार्टी से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि उसका पूरा पालन कड़ाई से वो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत आम लोग भी सी विजिल ऐप पर कर सकते हैं। सी विजिल ऐप, ये ऐप है वो सिटीजन के लिए, जो भी जहां पे भी आप कोई आदर्श आचार संहिता का वायलेशन आप देखेंगे तो इमीडिएटली उसका फोटोग्राफ या छोटा वीडियो क्लिप करा के आप अपलोड करेंगे तो उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वहां पे वो ग्रास्प करेगा और इमीडिएटली हमारा सिस्टम में वो आ जाएगा। तो जो नियरेस्ट फ्लाइंग स्क्वाड है वहां पे जाके उसको उसका निस्तारण या उसके लिए जो भी कार्यवाही वहां पे करना है वो करेंगे। सर्द मौसम में उत्तराखंड का सियासी तापमान निरंतर चढ़ रहा है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच जहां एक दूसरे को निशाने पर लेने के प्रयास तेज हो गए हैं, वहीं नेताओं के दौरे भी उत्तराखंड में हो रहे हैं। आज देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत और पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी के चुनावी स्लोगन जारी किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी सेंध को लेकर जहां कार्रवाई न करने पर पंजाब की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया, वहीं कांग्रेस नेताओं के बयानों की आलोचना की। जानकारी होने के बावजूद भी आला अधिकारियों ने इसे लगातार अनदेखा किया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक में पंजाब सरकार के द्वारा लापरवाही नहीं बल्कि पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र था। उनकी पूरी मिली भगत थी और उसके बाद उनके नेता जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष हैं, सिद्धू कहते हैं उसे ड्रामा बताते हैं, हरीश रावत कहते हैं कि बम नहीं फटा। तो निश्चित रूप से ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस ने भू कानून और गैरसैंण राजधानी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा की आलोचना की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी का घोषणा पत्र दूर दराज क्षेत्रों के लोगों के विचारों को समाहित करते हुए तैयार किया जा रहा है। श्री गोदियाल ने बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में रोजगार, गैरसैंण और भू कानून जैसे मुद्दे प्रमुखता से शामिल होंगे। अगर 5 साल पहले जो अंतिम ईंट लगी थी आज भी वही ईंट है। उसके बाद 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैरसैंण के बारे में कुछ नहीं किया। यहां तक कि ग्रीष्मकालीन राजधानी सिर्फ कागजों में घोषित हुई और उसके बाद एक दिन भी कोई व्यक्ति वहां नहीं बैठा। भू कानून को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें बदलाव किए और भूमि से संबंधित ऐसे लोगों को जो इस प्रदेश की जमीन को बाहरी लोगों को बेचना चाहते हैं, ऐसी शक्तियों के हाथ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मौका दिया है, हम उस मौके को वापस लेंगे। हम सख्त भू कानून बनाएंगे और उत्तराखंड के मूल निवासियों का जो कि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं, उनके हकों की रक्षा के लिए मजबूत। इस बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने टिहरी जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाकर आमजन से संपर्क साधा। नई टिहरी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री सिसोदिया ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब जनता के समक्ष विकल्प मौजूद है।
उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी मेहनत करके खून पसीना बहा के अपनी जान दे के उत्तराखंड बनवाया था, इसलिए क्योंकि लखनऊ से उत्तराखंड की दूरी बहुत ज्यादा हो गई थी और लखनऊ में बनी हुई योजनाएं उत्तराखंड नहीं आ पाती थी। लखनऊ में लिए गए वेलफेयर के डिसीजन उत्तराखंड के पहाड़ों तक नहीं आ पाते थे, इसलिए लोगों ने उत्तराखंड बनवाया अलग। लेकिन उसका फायदा जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड के आम लोगों को बिल्कुल नहीं मिल पाया। एक की सरकार बनती, फायदा दूसरा उठाता, जनता गुस्सा होकर दूसरे को लाती तो फायदा पहला उठाता। लेकिन अब जनता के पास विकल्प है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल, वाम दल और सपा बसपा ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। उपरांत कार्यकर्ता जहां पहाड़ी क्षेत्रों में गांव-गांव संपर्क साध रहे हैं, वहीं राजधानी में भी विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने दोनों रेंज के डीआईजी के साथ ही सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में डीजीपी ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा। उन्होंने शरारती तत्वों पर 107/16 और 151 CRPC में कार्रवाई करने के साथ ही माफिया गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध करने के निर्देश दिए। बाहर से आने वाली फोर्स के रहने और आवाजाही के लिए समुचित व्यवस्था करने और चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलाने और दुष्प्रचार करने वालों को चिन्हित कर उन पर कड़ी नजर रखने के भी पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी नजर रखने, ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाने, प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय बैठकें करने, सभी पुलिसकर्मियों को 3 दिन के भीतर कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के भी निर्देश दिए। अल्मोड़ा जिले में इस बार कुल 5,38,826 लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए मताधिकार प्राप्त है। इनमें 2,76,063 पुरुष और 2,62,762 महिला मतदाता हैं। 9,295 नए युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। जनपद में 5,500 दिव्यांग मतदाता हैं। ये जानकारी अल्मोड़ा की जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है। जनपद में टोटल जो मतदाता अभी एक 2022 की जो मतदाता सूची है उसके अनुसार 5,38,826 हैं। इसमें हमारे 2,76,063 मेल मतदाता हैं और 2,62,762 ये फीमेल मतदाता हमारे वर्तमान में जनपद में हैं। लगभग 5,500 दिव्यांग मतदाता हैं। इसमें माननीय आयोग के जो भी दिशा निर्देश हैं इलेक्शन और कोविड के दृष्टिगत, उनके संबंध में जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कुल 875 पोलिंग स्टेशन और 911 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 महिला बूथ बनाए गए हैं। बूथों पर सभी सुविधाएं जुटा ली गई हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को 72 घंटे में अल्मोड़ा जिले में 20,000 पोस्टर बैनर हटवाए गए। इस संबंध में राज्य निर्वाचन कार्यालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। सारे बूथों के जो शॉर्ट मिनिमम फैसिलिटीज है उनका इंस्पेक्शन सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से भी कराया है और आरओ और एआरओ ने भी स्वयं सारे बूथों को देखा है। कुछ बूथों में ऐसी समस्या सामने आई थी कि वो स्कूल इत्यादि बंद होने के कारण लाइट का कनेक्शन कट गया है। वहां पर सब विद्युत विभाग को पूरी सूची उपलब्ध करा के वहां पे विद्युत कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए निर्देश कर दिया है। कंडक्ट की जैसे ही घोषणा की गई है उसके बाद जो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के अंतर्गत कार्रवाई प्रशासन को करनी होती है वो पूर्ण करते हुए उसकी रिपोर्ट भी हम लोगों ने प्रेषित कर दी है। माननीय निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संबंध में और कोविड के जो परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके संबंध में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करके, सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मीटिंग करके उसकी जानकारी सभी को उपलब्ध करा दी गई है। कोई भी अगर वायलेशन माननीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का या आदर्श आचार संहिता के विषय में कोई भी उल्लंघन की यदि शिकायत मिलती है तो तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।